नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर पूरे देश में खूब चर्चा हो रही है। इसे लेकर हर किसी की अपनी अपनी राय है। अलग अलग मुद्दों को लेकर लोगों का अपना अपना नजरिया है। यही वजह है कि लोगों की राय को सामने लाने के लिए देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 ने भारत में सबसे बड़ा यूसीसी का सर्वे किया। सबसे बड़े यूसीसी सर्वे के सैंपल को देश के 25 राज्यों से जुटाया गया और ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे रिपोर्टर्स ने सर्वे किया। यूसीसी को लेकर मुस्लिम महिलाओं से उनकी राय, उनका नजरिया हमने जाना। यूसीसी पर चर्चा के बीच देश की मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं, मुस्लिम महिलाओं के मन में क्या चल रहा है। ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं ने न्यूज 18 के यूसीसी सर्वे का समर्थन किया और इसके पक्ष में ही अपनी राय दी। और चलिए आपको कि यूसीसी पर इस मेगा सर्वे का पहला सवाल क्या था और उसका जवाब क्या था। नेटवर्क 18 की रिपोर्टर्स ने देश भर में मुस्लिम महिलाओं से पूछा कि क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन करती हैं। इसके जवाब में 67.2% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हां, हम इसका समर्थन करते हैं। तो वहीं 25% महिलाओं ने यूसीसी को अपने हित में नहीं बताया, जबकि 7.4% ऐसी भी मुस्लिम महिलाएं थीं जिन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है या फिर वो जवाब देने से बचती हुई नजर आई। और हमारे इस मेगा सर्वे का जो दूसरा सवाल था वो था कि क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं से शादी करने का अधिकार होना चाहिए। इसके जवाब में 17.4% मुस्लिम महिलाओं ने हाँ में उत्तर दिया, तो वहीं 76.5% महिलाओं ने नहीं में जवाब दिया और 6.1% मुस्लिम महिलाओं ने पता नहीं या फिर जवाब देने से वो बचती रही। हमने तीसरा सवाल किया कि क्या सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार का समान अधिकार होना चाहिए। इसके जवाब में 82.3% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हां, एक समान अधिकार होना चाहिए उत्तराधिकार और संपत्ति के मामले में। तो वहीं 11.1% महिलाओं ने नहीं में इसका जवाब दिया, लेकिन 6.6% ऐसी महिलाएं भी थी जिन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है या फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया। और मेगा सर्वे का चौथा सवाल था कि क्या तलाकशुदा जोड़ों को बिना किसी प्रतिबंध के पुनर्विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके जवाब में 73.7% मुस्लिम महिलाओं ने हाँ में उत्तर दिया, तो वहीं 18% महिलाओं ने नहीं में जवाब दिया और 8.3% मुस्लिम महिलाओं ने पता नहीं या फिर जवाब नहीं दिया। सर्वे का हमारा पांचवा सवाल था कि क्या धर्म की परवाह किए बिना गोद लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके जवाब में 64.9% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हां, यह अधिकार मिलना चाहिए, तो वहीं 22.9% महिलाओं ने नहीं में जवाब दिया और 12.2% मुस्लिम महिलाओं ने कहा पता नहीं या फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया। और मेगा सर्वे का छठा सवाल था कि क्या वैधता के आयु प्राप्त कर चुके सभी भारतीयों को अपनी संपत्ति अपनी इच्छा अनुसार वसीयत करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। इसके जवाब में 89.3%, माफ कीजिएगा 69.3% मुस्लिम महिलाओं ने हाँ में जवाब दिया और 16.6% महिलाओं ने नहीं में इसका जवाब दिया। इसके अलावा 14.1% मुस्लिम महिलाएं ऐसी रही जिन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है या वो जवाब देने से बचती रही। फिर हमने सातवां और अंतिम सवाल पूछा कि क्या आप सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 21 साल का समर्थन करती हैं। इसके जवाब में 78.7% मुस्लिम महिलाओं ने कहा हां, शादी की उम्र 21 साल कर देनी चाहिए, तो वहीं 16.6% मुस्लिम महिलाओं का यह कहना था कि शादी की उम्र 21 साल ज्यादा है, इससे कम होनी चाहिए। फिलहाल लड़कियों के लिए 18 साल और पुरुषों के लिए 21 साल है। तो ऐसी महिलाएं जिन्होंने कहा कि 21 साल बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या 16.6% थी, जबकि 4.7% मुस्लिम महिलाओं ने ना तो विरोध किया और ना ही समर्थन। और बात करेंगे अब बड़ी खबर की, तो अगले 2 दिनों में उत्तराखंड में भारी से अति बारिश होने की भी संभावना जाहिर की गई है और साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। 11 और 12 जुलाई को पूरे राज्य में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और जो हालात हिमाचल में बने हैं कुछ वैसे ही हालात कुमाऊं के 6 जिलों में बन सकते हैं और इसके लिए पूरे तंत्र को अलर्ट पर कर दिया गया है। लोगों से जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने को कहा गया है। तो अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है और साथ ही कुमाऊं को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि कुमाऊं एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा दबाव रहेगा, जिसके चलते ज्यादा बारिश कुमाऊं में होगी, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा गंभीर दिखाई दिए। बीते दिनों उन्होंने अधिकारियों से बात की तो उस दौरान भी दिशा निर्देश जारी किए। उत्तराखंड में 11 और 12 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और इसकी वजह है हिमाचल के बाद उत्तराखंड पहुंचने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रेशर। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमाचल में जो तबाही बरपी उसके पीछे मुख्य कारण था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मॉनसून से टकराव। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये प्रेशर 11 जुलाई को उत्तराखंड पहुंच रहा है और इसका असर वैसे ही पूरे उत्तराखंड पर देखने को मिलेगा, लेकिन कुमाऊं में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तराखंड में हिमाचल से थोड़ा कम दबाव देखने को मिलेगा। फिर भी कल और परसों इसका जो प्रभाव है ये आगे बढ़ के उत्तराखंड को प्रभावित करेगा और कुमाऊं रीजन में इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। तो हैवी से वेरी हैवी रेन्स आप ये कह सकते हैं जो हमारे कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट हैं 11 और 12 तारीख में। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के लिए 11 जुलाई को भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। 12 जुलाई तक इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस को भी जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। नहीं, बारिश को लेकर लगातार हमने सभी विभागों को, जिलाधिकारियों को, सबको अलर्ट मोड में रहने के पहले से ही निर्देश हैं और लगातार सबको एक दूसरे के साथ समन्वय करना है। इसमें हमारा एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, सभी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे। 2013 में आई केदारनाथ आपदा में भी मौसम की ठीक ऐसी ही कंडीशन बनी थी जब पश्चिमी विक्षोभ और मानसून के मिलन से तबाही हुई थी। हालांकि इस बार राहत की बात यह है कि 12 जुलाई के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का बवंडर थम जाएगा और मौसम भी सामान्य हो जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हालांकि उत्तराखंड में बारिश के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है। भारी बारिश में उत्तराखंड की स्थिति को लेकर पीएम ने सीएम से बातचीत की और पूरी मदद का भरोसा भी दिया। उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी हैं और मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसी को लेकर पीएम ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की है, पूरे हालात की जानकारी ली और साथ ही साथ राज्य सरकार की मदद को लेकर भरोसा भी दिया, आश्वासन भी दिया। उत्तरकाशी में बोरी के पंचकई पट्टी को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल और सुपिन नदी के उफान पर बह गया, जिससे कि परेशानी खासी बढ़ गई है और बेहद खतरनाक सफर करने से लोग यहां पर मजबूर नजर आए। लोग निर्माणाधीन पुल से सफर कर रहे हैं, जिससे कि अब तक यहां पर फ्लोर नहीं है और पुल की पतली डंडियों पर ग्रामीण जा रहे हैं जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उफान मारती सुपिन नदी पर ग्रामीण निर्माणाधीन पुल से खतरनाक सफर कर रहे हैं और कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरह लोग पुल पार करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में क्षतिग्रस्त हो चुका है ये पुल, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसको लेकर अब सवाल कई सारे हैं कि आखिर जिम्मेदार इस और कब ध्यान देंगे। और सुपिन नदी के उफान में गाड़ी भी फंस गई। बारिश के बाद नदी का बहाव काफी तेज है और गाड़ी वाले ने पानी के तेज बहाव में गाड़ी उतार दी, जिसके बाद गाड़ी फंस गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर से खींचकर गाड़ी पानी से बाहर निकाला। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए सुपिन नदी इस वक्त उफान पर है, पानी का वेग आप देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर में आप ड्राइवर की लापरवाही भी देख सकते हैं, जिसने तेज बहाव में गाड़ी उतार दी। बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर के सहारे इस गाड़ी को बाहर खींचा, तब जाकर ये गाड़ी तेज बहाव से बच पाई, बाहर निकल पाई और गाड़ी सवार लोगों की जान भी सुरक्षित बच पाई। चलिए बात करते हैं अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा में भले ही अभी मौसम साफ है, लेकिन भूस्खलन लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि अल्मोड़ा नैनीताल को जोड़ने वाले क्वारब पुल के पास का बताया जा रहा है, जिसमें पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई है, जिसमें कि एक बाइक सवार बाल बाल बचता हुआ नजर आया। तो ये वीडियो अल्मोड़ा का है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है।
खबर देहरादून की चक्राता से, जहां पर बारिश के बाद भारी मलबा आ गया। खरोड़ा इंटर कॉलेज में यह मलबा घुस गया और स्कूल की बिल्डिंग को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, जो बारिश के बाद बर्बादी की कहानी को बयां कर रही हैं। आप देखिए कैसे इंटर कॉलेज के भीतर ये भारी मलबा घुस गया, जिससे दीवारों को काफी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें डराने और हैरान करने वाली हैं, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में इन दिनों हालात खतरनाक बने हुए हैं और अगले कुछ दिन भारी पड़ने वाले हैं यहाँ के लोगों के ऊपर। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर विकास नगर के डाक पत्थर इलाके में नदी के बीच से लोगों को निकाला जा रहा है। यमुना नदी में फंसे 12 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और नदी पार करते समय जलस्तर बढ़ गया था और टापू में 12 लोग फंस गए थे। खबर मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची और सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। इधर दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर सोलनी पुल के नीचे हैवी व्हीकल्स के लिए पीडब्ल्यूडी ने एक पुल बनाया था, लेकिन 3 दिन की बारिश के बाद यह पुल सोलनी नदी में बह गया, समा गया। करीब 5 लाख की लागत से यह पुल बनाया गया था, जिसमें विभाग की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। पहली बरसात में पुल बह गया। उफनती सोलनी नदी के आगे पुल टिक नहीं पाया और अब इस पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं। और रामनगर के गर्जिया मंदिर में बीते 2 साल पहले टीले में दरारें आ गई थी, जिसे पॉलिथीन से कवर कर लिया गया था, लेकिन इस बार हवा से वो पॉलिथीन उड़ गई। वहीं लगातार हो रही बारिश से ये दरारें और भी ज्यादा बड़ी हो गई हैं। इस टीले को बचाने के लिए आईआईटी रुड़की की टीम ने भी एक प्रोजेक्ट बनाया था और साथ ही सिंचाई विभाग ने भी इसके लिए प्रोजेक्ट बनाकर शासन को भेजा, लेकिन अभी तक इसका बजट पास नहीं हो सका, जिससे कि अब टीले को खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। उधर टिहरी में ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर हुए सड़क हादसे में अभी भी 3 लोग लापता हैं। लापता लोगों का सर्च अभियान चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ ने गंगा नदी में मैक्स गाड़ी को बाहर निकाल लिया, लेकिन लापता लोगों का सुराग अभी तक मिल नहीं पाया। बारिश की वजह से गंगा नदी का पानी बढ़ा हुआ है, इस वजह से सर्च अभियान में खासी परेशानी आ रही है। बता दें कि रविवार दोपहर के वक्त ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर सड़क हादसा हो गया था। इस दौरान बेकाबू मैक्स गाड़ी गंगा नदी में गिर गई थी, जिसके बाद एसडीआरएफ ने 3 शवों को बाहर निकाला था और लापता 3 लोगों की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के वक्त मैक्स गाड़ी में कुल 11 लोग सवार थे। और देहरादून से खबर है, जहां संस्कृति विभाग के निनाद कार्यक्रम का आज समापन है, जिसमें सीएम धामी भी पहुंचे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप जलाया और समापन पर हेमा मालिनी ने नृत्य भी किया। हेमा मालिनी ने समापन पर दुर्गा नृत्य किया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं। ये संस्कृति विभाग का निनाद कार्यक्रम है, जिसमें हेमा मालिनी भी पहुंची हैं, जिन्होंने समापन पर दुर्गा नृत्य भी किया। और एक बड़ी खबर रुड़की से है, जहां पर कांवड़ियों ने खासा हंगामा कर दिया। एक कार की साइड कांवड़ को लग गई, जिसके बाद यहां पर बवाल खड़ा हो गया। कांवड़ियों ने कार को पलट दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। साथ ही कार में आग लगाने की कोशिश भी की गई। हालांकि वहां पर पुलिस मौजूद थी और स्थानीय पत्रकार और पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। मामले को शांत कराया गया। हरिद्वार में मंगलौर इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर इस कांवड़ में कार की साइड टच हो गई और इस बात को लेकर पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते यहां पर हंगामा खड़ा हो गया, बवाल शुरू हो गया। कार में तोड़फोड़ की गई कांवड़ियों की तरफ से। बाद में कार को आग के हवाले करने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि पुलिस मौके पर मौजूद थी, लिहाजा पुलिस की तत्परता से हंगामा शांत।
और हरिद्वार में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 70 लाख से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल भरकर लौट चुके हैं और कांवड़ मेला 15 जुलाई तक चलेगा, जिसमें अब तक कांवड़ का दौर शुरू हो चुका है और साथ ही पैदल कांवड़ लेने के लिए पहुंचने वाले कांवड़ियों की संख्या में कमी आएगी। प्रशासन ने अब डाक कांवड़ के मुताबिक रूट का डायवर्जन भी किया है और कांवड़ियों की अब हाईवे से एंट्री और साथ ही एग्जिट वहां से की जाएगी और बाहरी गाड़ियों पर पूरी तरह से बैन भी लगा दिया गया। भारतीय सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस मौके पर कला एवं साहित्य क्षेत्र से जुड़े सुधीर पांडे, शालिनी शाह, प्रवीण काला, अमित जोशी, राजेश शाह, वरुण ढौंडियाल ने भी मुलाकात की सीएम से। मुख्यमंत्री ने सभी कलाकारों को सम्मानित भी किया। प्रसून जोशी ने देहरादून में सांस्कृतिक केंद्र शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे उत्तराखंड की ओर फिल्मकारों का रुझान तेजी से बढ़ा है। उन्होंने यहां रिसर्च सेंटर बनाने का सुझाव भी दिया। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य में फिल्मों के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाए। उत्तराखंड में जगन्नाथ मंदिर के विकास को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में फोन पर बात हुई। वर्चुअली माध्यम से जगन्नाथ मंदिर विकास को लेकर बातचीत की गई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तरकाशी के जगन्नाथ मंदिर को मंदिर माला योजना में शामिल किया जाएगा और इस परिसर का सौंदर्यीकरण और साथ ही विकास भी किया जाएगा। और साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए जगन्नाथ मंदिर के बारे में पता चला और सीएम धामी को भी इसके बारे में बताया गया, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मंदिर का विकास किया जाएगा। और एक बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पीसीएस अधिकारी निधि यादव की विजिलेंस जांच का आदेश दिया गया है। निधि यादव पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है। विजिलेंस की गोपनीय रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि भी हो गई थी, जिसके बाद अब सरकार ने विजिलेंस की खुली जांच की परमिशन दे दी है। बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, सरकार ने जांच की अनुमति दे दी है। धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पीसीएस अधिकारी हैं निधि यादव, विजिलेंस जांच का आदेश दिया गया है इनके खिलाफ। दरअसल निधि यादव पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है। विजिलेंस की गोपनीय रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि भी हो गई थी और इसी के आधार पर अब सरकार ने विजिलेंस की खुली जांच की परमिशन दे दी। और राजधानी देहरादून के बहुचरा माता मंदिर के पुजारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मंदिर के पुजारी नरेंद्र ने मंदिर में जल चढ़ाने आई नाबालिग लड़की के साथ में छेड़छाड़ की। वहीं लड़की के हल्ला मचाने के बाद में मंदिर में आए दूसरे श्रद्धालुओं और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने पुजारी को पुलिस के हवाले कर दिया और कोतवाली शहर के चक्कू मोहल्ला क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हल्द्वानी के पास रानीबाग से नैनीताल तक रोपवे को लेकर डीएम ने आज बैठक की। इस दौरान कई पॉइंट्स पर जानकारी भी ली। टूरिस्ट का फ्लो और साथ ही साथ अन्य खामियों पर भी विचार विमर्श किया गया, उस पर भी बातचीत हुई। डीएम ने कार्यदायी संस्था से पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। प्राइमरी रिपोर्ट के मुताबिक जमीन पूरी तरीके से उपलब्ध है। रानीबाग के बाद जोलीकोट और फिर नैनीताल के हनुमानगढ़ी में स्टेशन तैयार होंगे। इन जगहों पर पार्किंग के इंतजाम करने के लिए भी कहा गया है। डीएम ने जल्द ही डीपीआर बनाने के लिए कहा ताकि फॉरेस्ट लैंड के लिए भारत सरकार से बातचीत की जाए। नैनीताल को जाम से बचाने के लिए रोपवे बनाया जा रहा है और इसे बनाने का जिम्मा नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिया गया है। शिक्षा विभाग में हुए तबादले ने पिथौरागढ़ के एजुकेशन सिस्टम को पटरी से उतार दिया है। हालात यह है कि पहले से ही टीचर्स से भारी कमी झेल रही स्कूलों में अब गिने चुने शिक्षक ही बचे हैं। शासन ने एक झटके में 129 टीचर्स का ट्रांसफर मैदानी इलाकों में कर दिया, जिससे सभी सन्नाटे में है। एजुकेशन और हेल्थ के मामले में पहाड़ी इलाके पहले ही पटरी से उतरे हैं। ऐसे में पिथौरागढ़ में एजुकेशन सिस्टम को बिगाड़ने का काम बम्पर हुए ट्रांसफर ने किया है। बीते दिनों हुए ट्रांसफर में जिले से 100 सहायक अध्यापक मैदानी जिलों में जा चुके हैं, जबकि प्रवक्ताओं में यह आंकड़ा 29 जा पहुंचा है।
हैरानी की बात यह कि 129 शिक्षकों के बदले जिले को सिर्फ 21 टीचर मिले, लेकिन इन टीचर्स ने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जबकि जिले से ट्रांसफर हुए शिक्षक ऑर्डर मिलते ही मैदान को दौड़ लगा चुके हैं। कुल 129 अध्यापक हमारे जनपद से बाहर स्थानांतरित हुए हैं, जो कार्य मुक्त होकर के विभिन्न नैनीताल और उधम सिंह जनपदों में चले गए हैं। जनपद लेवल पर 21 अभी ट्रांसफर होकर के इस जनपद में आने हैं। अभी उनके कार्यभार ग्रहण करने की सूचना नहीं है। बॉर्डर जिले में पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है। हालात तो यह है कि 194 सहायक अध्यापक और 257 प्रवक्ताओं के पद सालों से खाली हैं। यही नहीं, गेस्ट टीचर्स के भी 621 के मुकाबले सिर्फ 364 पद ही भरे गए। सबसे बुरा हाल तो यहाँ प्रधानाचार्य का है। जिले के 98% स्कूल प्रभारी प्रधानाचार्यों के हवाले हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था कैसे पटरी पर आएगी कोई नहीं जानता, जबकि जिले के दूरदराज इलाकों में छात्र आज भी शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर हैं। पिथौरागढ़ जिले के लिए हो रही है। हम निवेदन ये करना चाहेंगे सरकार से, जिस अनुपात में इस जिले से टीचर जा रहे हैं, कम से कम उसी अनुपात में इस जिले में भी टीचर आए, जिससे कि हमारे जो शैक्षणिक जो कार्य हैं वो प्रभावित नहीं हो और हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्वक और शिक्षा उनको मिल सके। जितनी भारी संख्या में एकमुश्त टीचर्स का ट्रांसफर पहाड़ से मैदान में हुआ है, उससे शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जितने टीचर जिले से बाहर भेजे गए, उसी अनुपात में उन्हें जिले में वापस क्यों नहीं लाया गया। विभाग में चल रहे मैदान पहाड़ के धंधे में भविष्य उन गरीब छात्रों का बर्बाद हो रहा है, जिसे संवारने का जिम्मा भी विभाग पर है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। यार रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। कई जिलों में मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मोरबी में इतनी बारिश हुई कि तेज बहाव में दंपति बह गया। हालांकि पत्नी को तो बचा लिया गया, लेकिन पति की खोजबीन अभी तक जारी है। मोरबी में ही सैलाब के बीच एक गाड़ी फंस गई। अहमदाबाद में तो एक आदमी देखते ही देखते गड्ढे में गिर गया। राजकोट में इतनी बारिश हुई कि एक मंदिर में कई फीट पानी भर गया। इसके साथ ही राजकोट में एक डैम ओवरफ्लो हो गया। मैदान से पहाड़ तक मुसीबत मूसलाधार। सड़क समंदर, शहर में सैलाब का मंजर। गुजरात पर आसमानी आफत। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक आसमानी आफत जारी है। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कई जिलों में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। गुजरात के मोरबी में भारी बारिश के बाद नदी में आए सैलाब में मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी फंस गए, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और गोताखोर पहुंचे और सैलाब में मोटरसाइकिल सवार की तलाश शुरू कर दी गई। इस दौरान वहां भारी भीड़ भी नजर आई। रेस्क्यू टीम गांव वालों की मदद से काफी जद्दोजहद के बाद पत्नी को बचाया गया, लेकिन पति तेज बहाव में बह गया। बताया गया कि यह घटना उस वक्त हुई जब मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे और इसी दौरान सैलाब में फंस गए। अहमदाबाद में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। शहर में जलभराव की वजह से सड़कें डूब गईं, जिसकी वजह से एक आदमी गड्ढे में जा गिरा। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर जलभराव की वजह से एक आदमी गड्ढे में नजर आया, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया था। इसकी वजह से वहाँ बना गड्ढा सड़कों पर नजर नहीं आ रहा था और वहाँ से गुजर रहे आदमी को अंदाजा नहीं लगा कि वहाँ गड्ढा है और वो सीधा गड्ढे में जा गिरा। गनीमत रही कि आसपास के लोग उसे बचाने दौड़े और एक लकड़ी की मदद से गड्ढे से बाहर निकाला गया। मेहसाणा में भी मूसलाधार बारिश की वजह से हाल बेहाल है। वहां से जो तस्वीरें आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। क्या सड़क और क्या घर, सबके सब पानी के आगोश में आ चुके हैं।
जहां सड़क पर कई फीट पानी जमा हो गया, वहीं घरों के अंदर भी पानी घुस गया, जिसके बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। हालात ऐसे हो गए कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। ये तस्वीर गुजरात के राजकोट की है, जहां एक मंदिर झील में तब्दील हो गया है। पूरे मंदिर परिसर में कई फीट पानी जमा हो गया, यहाँ तक कि मंदिर के गर्भगृह में भी पानी ने कब्जा जमा लिया। मंदिर परिसर में स्थित नंदी की मूर्ति तो पानी में पूरी तरीके से डूब गई। वहीं मंदिर के पास ही स्थित एक सोसाइटी की दीवार भारी बारिश के बाद ढह गई, जिसकी चपेट में एक गाड़ी आ गई। दीवार गिरने की वजह से गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। राजकोट से ही एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें पानी आशपुर डैम के ऊपर से बहता दिखा। इस दौरान पानी काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता दिखा, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोग डर के माहौल में हैं। पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश की वजह से राजकोट में हालात बिगड़ गए। निचले इलाकों में तो दरिया बहता दिखा, लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। गुजरात के मोरबी में बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। क्या शहर और क्या गांव, सबके सब भारी बारिश की चपेट में आ गए। मोरबी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक कार सैलाब के बीच में फंसी दिखी। बताया गया कि नहर में एकाएक पानी आ जाने की वजह से ये कार सैलाब में फंस गई। इस दौरान कार सवार 2 लोग भी फंस गए, जिन्हें आसपास के लोगों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। फिलहाल गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। हालांकि गुजरात में फिलहाल लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने कच्छ, उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य गुजरात के कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।